हेलो दोस्तों आज हम पार्टनरशिप एक्ट का यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। दोस्तों इस यूनिट में हमको फर्म्स के रजिस्ट्रेशन और डिसोल्यूशन के बारे में थोड़ी जानकारी मिलेगी। तो आइए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं फर्म के रजिस्ट्रेशन के बारे में पहले, उसके बाद हम डिसोल्यूशन के बारे में भी देखेंगे। दोस्तों वैसे तो हमने इससे पहले देखा था कि फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं होता है, ऑप्शनल होता है। तो हमारी जो एक्ट है, इंडियन एक्ट है, हमारा इंडियन लॉ कहता है कि फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवाओगे तो कोई पेनल्टी लगने वाली नहीं है। लेकिन दोस्तों रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने से कुछ आपके जो राइट्स है वो आपको नहीं मिलते। अगर फर्म रजिस्ट्रेशन करवाओगे, आप फर्म को रजिस्टर करवाओगे तो ही आपको वो राइट्स मिलेंगे, कुछ एडिशनल राइट्स। तो इसीलिए ऑलवेज़ ये एडवाइजेबल होता है कि फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाया जाए। तो हम ये सारी बातें आगे पढ़ेंगे कि ऐसी कौन से राइट्स है जो हमको नहीं मिलेंगे अगर हमने फर्म रजिस्टर नहीं करवाया तो, या फिर फर्म रजिस्टर करवाया तो ऐसे कौन से एडिशनल बेनिफिट्स है जो फर्म को मिलने वाले हैं। ये सारी भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन अगर करवाना पड़ा तो रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर क्या होती है, उसके लिए क्या करना होता है। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स। सबसे पहले आपको अप्लीकेशन देना होगा, और अप्लीकेशन दोस्तों हम किसको देते हैं? कंपनीज के केस में क्या था, हम रजिस्ट्रार को देते थे, आरओसी को देते थे, जिसको हम कहते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। दोस्तों यहाँ पे भी रजिस्ट्रार ही होता है, लेकिन ये जो रजिस्ट्रार होता है ये रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स होता है। क्लियर? तो दोनों में इतना फ़र्क है, कंपनीज वाला जो रजिस्ट्रार है वो कंपनीज की डिटेल रखेगा, और जो फर्म्स का रजिस्ट्रार है वो फर्म्स की सारी डिटेल रखता है। तो हमको अप्लीकेशन करना होता है, और ये अप्लीकेशन कब कर सकते हैं? कभी भी, क्योंकि ऑप्शनल है। कंपनी के केस में क्या था कि स्टार्ट होने के पहले ही, कंपनी की शुरुआत होने से पहले ही उसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शनल है। इसीलिए ये रजिस्ट्रेशन जो है फर्म का कभी भी किया जा सकता है, एट एनी टाइम। और ये जो आपको अप्लीकेशन भेजना है ये आप बाय पोस्ट भी भेज सकते हो, या तो फिर आप हैंड डिलीवर भी कर सकते हो। किसको? रजिस्ट्रार को। अब दोस्तों हर एक एरिया का रजिस्ट्रार अलग अलग होता है, तो आप जिस एरिया में बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, या फिर जहाँ पे आपका ऑलरेडी कोई पहले से बिजनेस है, उस एरिया के रजिस्ट्रार को आपको देना पड़ेगा। तो जिस एरिया में आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है, या तो फिर आप स्टार्ट करने वाले हो फर्स्ट टाइम, तो जहाँ पे आपका प्लेस ऑफ बिजनेस रहने वाला है उस एरिया के रजिस्ट्रार को आपको बाय पोस्ट भेजना पड़ेगा अप्लीकेशन, या तो आप उसको हैंड डिलीवर भी कर सकते हो। और वो जो अप्लीकेशन देना है उनका एक फॉर्म होता है, प्रिस्क्राइब फॉर्म होता है, उसमें वो डिटेल्स आपको भर के देनी होगी। तो अप्लीकेशन का फॉर्म होता है, उसमें सारी डिटेल्स भर के देनी होगी, और साथ में जो फीस उन्होंने बोली होगी उतना फीस भी आपको भरना पड़ेगा। अप्लीकेशन में क्या क्या देना पड़ता है? तो सबसे पहले फर्म का नाम, आपकी फर्म का नाम क्या रहने वाला है, वो कहाँ कहाँ बिजनेस करने वाले हो, प्लेस ऑफ बिजनेस या फिर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। क्लियर? उसके बाद में और कोई भी अगर फर्म के बिजनेसेस है तो उसका भी नाम, कहीं और भी अगर मान लो आपकी फर्म पहले से बिजनेस करती है कोई और प्लेस पे तो उसका भी नाम। उसके बाद में हर एक पार्टनर कब ज्वाइन हुआ उसकी डेट, क्योंकि दोस्तों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हर एक पार्टनर्स का फुल नेम और उसका परमानेंट एड्रेस। और अगर आपकी फर्म जो है वो फिक्स टर्म के लिए बन रही है, मान लो आपकी जो पार्टनरशिप है आपने तय कर दिया कि 1 साल के लिए हम पार्टनरशिप करेंगे, 2 साल के लिए करेंगे, जो जितने भी समय के लिए अगर आप फिक्स टर्म कर रहे हो तो फिर आपको ड्यूरेशन भी लिखना पड़ेगा। अगर आपकी पार्टनरशिप जो है वो फिक्स टर्म के लिए नहीं है तो फिर ये ड्यूरेशन वाला पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है? फिर दोस्तों उसके बाद में ये जो आप स्टेटमेंट भर के दे रहे हो, अप्लीकेशन भर के दे रहे हो, इस पर सभी पार्टनर्स साइन करेंगे, या तो फिर अगर पार्टनर्स का कोई एजेंट अपॉइंट करके रखा है उन्होंने तो एजेंट भी साइन कर सकता है। और हर एक पर्सन जो साइन करेगा वो पहले वेरीफाई करेगा कि उसमें जो डिटेल्स भरी गई है वो बराबर है कि नहीं। और जो फर्म का नाम आपने ऊपर लिखा है फर्स्ट ए पॉइंट में, तो वो जो नाम है उसमें ये वर्ड्स नहीं आने चाहिए, ये वर्ड्स नहीं आने चाहिए। कौन कौन से वर्ड्स नहीं आने चाहिए? जैसे आप क्राउन, एम्पेरर, एम्प्रेस, एम्पायर, इम्पेरियल, किंग, क्वीन, रॉयल, ऐसे वर्ड्स आप उसमें नहीं यूज़ कर सकते हो फर्म के केस में। ठीक है? तो फर्म के नाम में आप जो कोई भी नाम चूज़ करोगे उस नाम में ये सारे वर्ड्स नहीं आने चाहिए, और ऐसा कोई भी वर्ड नहीं आना चाहिए जिससे ऐसा एक्सप्रेस हो रहा हो या फिर ऐसा इम्प्लाई हो रहा हो कि आपको गवर्नमेंट का सेंक्शन मिला हुआ है या फिर गवर्नमेंट का अप्रूवल मिला हुआ है। तो ऐसा कोई भी वर्ड आप यूज़ नहीं कर सकते हो जिससे ऐसा लग रहा हो नाम पढ़ के कि गवर्नमेंट का अप्रूवल इस फर्म को मिला हुआ है। ठीक है?
हाँ, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने आपको अप्रूवल दिया है, कंसेंट दिया है, तो फिर आप नाम यूज़ कर सकते हो, लेकिन उन्होंने वो ऑर्डर आपको राइटिंग में दिया होगा। क्लियर? तो स्टेट गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दी है नाम यूज़ करने की, तो फिर आप वो नाम यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप नाम यूज़ नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे टोटल लिबर्टी दी गई है। हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि आपकी मर्जी, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो करवाओ, नहीं तो फिर ऑप्शनल है। ठीक है, अब देखो सेक्शन 59 क्या कहता है। जैसे ही आपने अप्लीकेशन कर दिया रजिस्ट्रार के पास में, तो रजिस्ट्रार सारी डिटेल चेक करेगा, और रजिस्ट्रार अगर सेटिस्फाइड हुआ कि जो भी डिटेल्स फॉर्म में आपने भरी है और आपने अगर सारे प्रोविजंस कंप्लाई किए हैं ड्यूली, तो वो अपने रजिस्टर में एक एंट्री करेगा। उसके पास भी एक रजिस्टर होता है। ऐसा ही रजिस्टर दोस्तों हमने कंपनीज एक्ट में भी देखा था। रजिस्ट्रार के पास एक रजिस्टर होता है जिसको हम कहते हैं रजिस्टर ऑफ कंपनीज। यहाँ पे भी फर्म का जो रजिस्ट्रार होता है उसके पास भी एक रजिस्टर होता है जिसको हम कहते हैं रजिस्टर ऑफ फर्म्स। तो वो रजिस्टर में वो एंट्री करेगा। जैसे ही रजिस्टर में एंट्री हो गई, इसका मतलब आपकी जो फर्म है वो रजिस्टर्ड हो गई। क्लियर? अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमको ये देखना है कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर दो इसको, आप 3 स्टार दे दो। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। हमारी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहती है कि फर्म का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है, कंपलसरी नहीं होता है। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे तो कोई पेनल्टी आपको नहीं लगने वाली है, लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे ना तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आपको उठाने पड़ेंगे, कुछ आपके जो राइट्स है वो आपको नहीं मिलेंगे। तो ऐसी कौन से राइट्स है जो आपको नहीं मिलने वाले हैं अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे तो यही बात यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले बताया गया है कि जो इंग्लिश लॉ है, इंग्लिश लॉ में फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। तो वहाँ पे अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो पेनल्टी लगती है। क्लियर? लेकिन हमारी जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है ये फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं करती है और कोई भी पेनल्टी नहीं लगाती अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे तो काफ़ी सारी डिसेबिलिटीज़ आपको उठानी पड़ेगी। डिसेबिलिटीज़ मीन्स आपके जो अधिकार है, कुछ अधिकार आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो ऐसे कौन से अधिकार है जो आपको नहीं मिलने वाले, वही हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? सबसे पहला अधिकार जो आपको नहीं मिलेगा कि सिविल कोर्ट में अगर आपकी फर्म आपने रजिस्टर नहीं करवाई है तो फर्म कोई भी केस नहीं कर सकती है थर्ड पार्टी के ऊपर, या तो फर्म के जो भी पार्टनर्स है वो भी थर्ड पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकते हैं। तो को पार्टनर्स जो है या फिर फर्म, ये आउटसाइड पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकती है। मान लो फर्म ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, फर्म ने किसी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, अब वो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रही है, तो फर्म जो है आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया होगा ना, तो इससे रिलेटेड कोई भी आप थर्ड पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो ही आप केस कर सकते हो थर्ड पार्टी के ऊपर, नहीं तो आपको वो अधिकार नहीं मिलता है। वही बात कही है, द फर्म और एनी अदर पर्सन ऑन इट्स बिहाफ कैन नॉट ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, कैन नॉट ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट द थर्ड पार्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय द फर्म unless the firm is registered and the persons suing are or have been shown in the register of firms as partners in the firm। दोस्तों एक बात ये भी है कि अगर आप फर्म रजिस्टर करवाओगे तो उसमें पार्टनर्स की डिटेल्स भी देनी होती है। तो वो सारे पार्टनर्स, अगर आप फर्म की रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो फर्म भी थर्ड पार्टी के ऊपर केस कर सकती है, और जिन पर्सन का नाम गया है कि वो पार्टनर्स है, जो अप्लीकेशन आपने भरा था उसमें जिन जिन का नाम लिखा था, वो सारे पर्सन्स, उनको भी एक अधिकार मिलता है कि वो थर्ड पार्टी के ऊपर केस कर सकते हैं। अगर जो पर्सन जिसका नाम नहीं है एज अ पार्टनर, वहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है, वो पर्सन को अधिकार नहीं मिलता है कि वो थर्ड पार्टी के ऊपर केस कर पाए। से फॉर एग्जांपल फर्म एक रजिस्टर हुई थी, एक फर्म रजिस्टर हुई थी, ABC 3 पार्टनर्स थे इसमें, इन तीनों ने मिलकर फर्म स्टार्ट किया था, तो इन्होंने फर्म रजिस्टर करवाया था। अब जब फर्म का एप्लीकेशन फॉर्म भरा गया तो उसमें पार्टनर्स कितने दिख रहे हैं, ABC 3 पार्टनर्स दिख रहे हैं। अब मान लो 2-3 साल बीत गए, 2-3 साल बीतने के बाद में, 3 साल बीतने के बाद में इनके साथ एक नया पार्टनर ज्वाइन हुआ जिसका नाम है D। अब वैसे तो क्या होना चाहिए, जब कोई नया पार्टनर आता है तो हमको रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना होता है, हमको वो भी रजिस्ट्रार को बताना होता है। तो रजिस्ट्रार क्या करता है, अपने यहाँ पे उस पार्टनर का नाम लिख देता है कि ये पर्सन आज से पार्टनर बन गया। तो जो भी पार्टनर्स इस फर्म के होंगे सिर्फ वही केस कर सकते हैं जिनका नाम उधर रजिस्टर्ड होगा।
अब मान लो ये जो फर्म स्टार्ट हुई थी, डी तो ज्वाइन हो गया, लेकिन इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार को नहीं दी गई थी कि डी वहां पे ज्वाइन हुआ है। तो रजिस्ट्रार के पास में ये एंट्री नहीं थी, रजिस्ट्रार के पास में सिर्फ 3 ही पार्टनर्स की एंट्री थी। अब क्या हुआ, डी को वो राइट नहीं मिलेगा क्योंकि डी का वहां पे नाम रजिस्टर नहीं हुआ है एज अ पार्टनर। क्लियर? तो यहाँ पे रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। तो वही बात कही गई है कि फर्म अगर रजिस्टर्ड है तो ही वो थर्ड पार्टी के ऊपर केस कर सकती है, और जो भी पर्सन्स का नाम वहाँ पे रजिस्टर किया गया है एज अ पार्टनर वो भी थर्ड पार्टी के ऊपर केस कर सकती है। जिनका नाम नहीं है वहाँ पे रजिस्टर्ड एज अ पार्टनर वो केस नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इसीलिए वही बात कही गई है। यहाँ पे एग्जाम्पल में भी आपको नीचे एनालिसिस आप पढ़ोगे तो वहाँ पे भी दिया गया है कि मान लो 3 पार्टनर्स है ए बी सी, इन तीनों ने एक फर्म स्टार्ट की। अब ए इसमें से रिटायर हो गया या ए की डेथ हो गई, तो दोस्तों कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है ना, तो इसके बारे में भी रजिस्ट्रार को बताना होता है। क्लियर? अब क्योंकि ए रिटायर हो गया है या फिर ए की डेथ हो गई है तो ये भी इंटीमेट करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे भी फर्म का क्या हो जाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ये हमने दोस्तों लास्ट वाले यूनिट में देखा था। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे भी रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना होता है। अब बात ऐसी हुई कि बी और सी ने क्या किया, बी और सी तो अभी भी वहां पे रजिस्टर्ड है, पार्टनर्स एज अ पार्टनर करके वहां पे रजिस्टर्ड है। तो बी और सी के पास अभी भी अधिकार है कि वो थर्ड पार्टी के ऊपर केस कर सकते हैं, भले उन्होंने ये रिकॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी रजिस्ट्रार को नहीं भी दी होगी, तो बी और सी के पास वो अधिकार रहेगा। दोस्तों ये एक केस हुआ था और उस केस में ऐसा हुआ था कि जो थर्ड पार्टी थी उसका कहना था कि फर्म ने चेंजेस होने के बाद में, रिकॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद में रजिस्ट्रार को बताना चाहिए, लेकिन उसने नहीं बताया है, तो इसीलिए बी और सी को केस करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन वहाँ पे डिसीजन ये सुनाया गया कि बी और सी अभी भी रजिस्टर्ड पार्टनर्स है, भले ही ओल्ड फर्म में, लेकिन अभी भी वो रजिस्टर्ड पार्टनर्स है, तो उनके पास अधिकार है। लेकिन ऊपर वाले एग्जाम्पल में दोस्तों डी की रजिस्ट्रेशन वहाँ पे नहीं हो रखी है, वो रजिस्टर्ड नहीं है एज अ पार्टनर, तो डी केस नहीं कर सकता है, लेकिन जो पार्टनर्स रजिस्टर्ड है वो केस कर सकते हैं। क्लियर? तो एक आपको एडवांटेज मिल जाता है ये रजिस्ट्रेशन का, तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है दोस्तों। नहीं करवाओगे तो आपका ये अधिकार चला जाएगा, आप केस नहीं कर पाओगे। और क्या डिसेबिलिटी आ जाती है फर्म के पास में, तो फर्म के जो पार्टनर्स हैं उनको रिलीफ नहीं मिलता है फॉर सेट ऑफ क्लेम, वो कोई भी क्लेम का सेट ऑफ नहीं ले सकते हैं। क्लियर? तो अगर फर्म के अगेंस्ट कोई एक्शन हुई है, थर्ड पार्टी ने कोई फर्म के अगेंस्ट केस कर दिया है, अब यहाँ पे केस कौन कर रहा है, थर्ड पार्टी कर रही है फर्म के अगेंस्ट केस, तो थर्ड पार्टी तो कर सकती है ना। तो यहाँ पे फर्म को और पार्टनर को किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, वो क्लेम नहीं कर सकते हैं सेट ऑफ के लिए। क्लियर? समझ रहे हो? तो एक तो डिसेबिलिटी क्या है कि फर्म और पार्टनर्स जो है अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा तो फिर वो थर्ड पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकते हैं। थर्ड पार्टी कर सकती है, लेकिन थर्ड पार्टी जब केस करेगी फर्म के ऊपर या पार्टनर्स के ऊपर, तो इनको अगर रजिस्ट्रेशन उन्होंने नहीं किया होगा फर्म का, तो उनको सेट ऑफ क्लेम करने का राइट नहीं मिलेगा, रिलीफ नहीं मिलेगा दोस्तों। क्लियर? थर्ड एक डिसेबिलिटी क्या आती है, एक डिसेबिलिटी ये है कि कोई भी अग्रीव्ड पार्टनर है वो लीगल एक्शन नहीं ले सकता है अदर पार्टनर के अगेंस्ट या तो फिर फर्म के अगेंस्ट। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, 4 पार्टनर्स है ए बी सी डी, इन चारों की एक फर्म है और मान लो ये फर्म रजिस्टर नहीं करवाई है इन्होंने, यहाँ पे डी के साथ कुछ गलत हुआ, और गलत किसने किया है, इन 3 पार्टनर्स ने मिलके किया है, या किसी एक पार्टनर ने बी ने गलत किया कुछ डी के साथ में, तो डी क्योंकि ये फर्म रजिस्टर्ड नहीं थी, अब डी जो है ये फर्म के अगेंस्ट केस नहीं कर सकता है और ये बाकी पार्टनर्स के ऊपर भी केस नहीं कर सकता है। तो दोस्तों हो सकता है कि आप जिस फर्म में हो उस फर्म में बाकी के पार्टनर्स आपके साथ कुछ गलत करे, तो आप अग्रीव्ड पार्टी हो गए, आप क्या हो गए, अग्रीव्ड पार्टनर हो गए। तो अग्रीव्ड पार्टनर के पास में भी ये राइट नहीं होता है कि वो लीगल एक्शन ले पाए बाकी पार्टनर्स के अगेंस्ट या फिर फर्म के अगेंस्ट। क्लियर? तो सिंपली कहने का मतलब है कि आप कोई भी लीगल सूट फाइल नहीं कर सकते हो। फर्म जो है ये थर्ड पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकती है अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो, या तो फिर उसके पार्टनर्स भी केस नहीं कर सकते हैं थर्ड पार्टी के ऊपर। दूसरे पॉइंट में हमने देखा कि थर्ड पार्टी जब केस करेगी फर्म के ऊपर, तो फर्म और उसके जो पार्टनर्स हैं उनको सेट ऑफ के लिए, क्लेम का सेट ऑफ के लिए रिलीफ नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट में हमने देखा दोस्तों कि अगर आप जिस फर्म में पार्टनर हो वहाँ के बाकी पार्टनर्स ने आपके साथ कुछ गलत किया होगा,
तो फिर आप अग्रीड पार्टनर हो जाओगे। अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो आप उन पार्टनर्स के खिलाफ या फिर फर्म के अगेंस्ट केस नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों ये सारी डिसेबिलिटीज आ गई। और फोर्थ पॉइंट में कहा गया है कि थर्ड पार्टी तो कभी भी केस कर सकती है फर्म के ऊपर, क्योंकि थर्ड पार्टी तो इंडिपेंडेंट है ना, फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो उसकी वजह से ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी केस नहीं कर सकती है, थर्ड पार्टी फिर भी केस कर सकती है। क्लियर? तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया है कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो क्या क्या डिसेबिलिटीज आती है फर्म के पास में, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होती है। तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? फर्म और उसके जो पार्टनर्स है थर्ड पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकते हैं। थर्ड पार्टी अगर फर्म के ऊपर या पार्टनर्स के ऊपर केस करेगी तो वो सेट ऑफ के लिए क्लेम नहीं कर पाएंगे सेट ऑफ के लिए। और थर्ड पॉइंट में हमने देखा कि अगर आपके ही पार्टनर्स ने आपके साथ अगर कुछ किया है तो आप अग्रीड पार्टनर हो जाओगे। तो अग्रीड पार्टनर जो है अदर पार्टनर्स के अगेंस्ट या फिर फर्म के अगेंस्ट केस नहीं कर सकता है, लीगल एक्शन नहीं ले सकता है। और फोर्थ पॉइंट में हमने देखा अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो भी थर्ड पार्टी आपके ऊपर केस कर सकती है। तो ऐसे 4 डिसेबिलिटीज आ जाती है। उसके बाद में दोस्तों कुछ एक्सेप्शंस है। नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म डज नॉट हाउएवर इफेक्ट द फॉलोइंग राइट्स। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवाओगे तो ये राइट्स आपके पास रहने ही वाले हैं। तो ये ऐसे राइट्स है ये आपके पास हमेशा रहेंगे, चाहे आप फर्म रजिस्टर करवाओ या नहीं करवाओ। तो फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उसकी वजह से इस राइट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ऐसे कौन से राइट्स है? राइट ऑफ थर्ड पार्टीज टू सू द फर्म और एनी पार्टनर। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी के पास राइट्स है। थर्ड पार्टी कभी भी चाहे तो फर्म के ऊपर या फिर उसके पार्टनर्स के ऊपर केस कर सकती है दोस्तों। क्लियर? उसका अधिकार नहीं छीना जाएगा, उसके पास ये अधिकार रहेगा। तो सिंपली फर्म रजिस्टर्ड है तो भी इसके पास राइट है, फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो भी इसके पास राइट है। तो सिंपली कहने का मतलब ये थर्ड पार्टी का राइट है। क्लियर? उसके बाद द राइट ऑफ पार्टनर्स टू सू फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म और फॉर द सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ अ डिसॉल्व फर्म और फॉर रियलाइजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ डिसॉल्व फर्म। अब अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो इसमें से जितने भी पार्टनर्स है हर एक पार्टनर के पास राइट है कि वो फर्म का डिसोल्यूशन कभी भी करवा सकता है। क्लियर? डिसोल्यूशन का राइट है आपके पास। डिसोल्यूशन के लिए आप केस कर सकते हो। फर्म को अगर डिसॉल्व करना है तो, फर्म को अगर बंद करना है ना, तो कोई भी पार्टनर जो है ये केस कर सकता है अदर पार्टनर्स के ऊपर या तो फर्म के ऊपर कि उसको बंद करना है, अकाउंट सेटल करवाना है। क्लियर? तो बंद करवाने का राइट आपके पास है लेकिन बाकी केस करने का राइट आपके पास नहीं है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का। क्लियर? उसके बाद में और कौन सा राइट है? अगर कोई पार्टनर आपका इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो रिलीज करवाने का भी पावर है, अधिकार है, ऑफिशियल असाइनी के पास होता है। ऑफिशियल असाइनी मीन्स जिसको असाइन किया गया है। दोस्तों जैसे ही पार्टनर कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है ना तो कोर्ट है ना एक पर्सन को अपॉइंट करता है जिसको ऑफिशियल असाइनी कहते हैं और सारी प्रॉपर्टी उसके हक में उसके पास में दे देता है कि आप वो इंसॉल्वेंट पार्टनर के जो भी ट्रांजेक्शन है उसके साथ डील करो। तो यहाँ पे इंसॉल्वेंट पार्टनर की जो प्रॉपर्टी है उसको रिलीज करवाने का पावर उसको मिलेगा और उसके अगेंस्ट एक्शन लेने का भी पावर उसके पास है। क्लियर? राइट टू सू और क्लेम अ सेट ऑफ इफ द वैल्यू ऑफ सूट डज नॉट एक्सीड ₹100 इन वैल्यू। 100 रुपए से कम वाला है तो आप सेट ऑफ के लिए क्लेम कर सकते हो। ऊपर हमने दोस्तों थर्ड पॉइंट में क्या देखा, सेकंड पॉइंट में हमने क्या देखा दोस्तों कि पार्टनर्स जो है सेट ऑफ नहीं ले सकते हैं, कोई भी क्लेम का सेट ऑफ नहीं ले सकते हैं, क्लेम नहीं कर सकते सेट ऑफ के लिए। लेकिन दोस्तों अगर 100 रुपए से कम वैल्यू का कोई केस है उसके अगेंस्ट वो सेट ऑफ क्लेम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ोगे तो आपको ये भी समझ में आएगा। तो बहुत इजी है, सिंपली 4 राइट्स जो है वो आपके छीन जाते हैं, वो आपको नहीं मिलते अगर आपने फर्म रजिस्टर नहीं करवाए तो। क्लियर? और जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना ऊपर, ये मान लो जैसे ABC 3 पार्टनर्स थे, उसमें से ए की डेथ हो गई या ए रिटायर हो गया तो फर्म का क्या हुआ, रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ। फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो ये भी रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना होता है। तो अब बी और सी के पास अभी भी स्टिल अधिकार है, अगर उन्होंने ये रिकॉन्स्टिट्यूशन का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, रजिस्ट्रार को इंटीमेट नहीं किया है, तो भी बी और सी अभी भी स्टिल रजिस्टर्ड पार्टनर्स ही कहलाए जाएंगे और उनके पास अधिकार है कि वो थर्ड पार्टी के ऊपर केस कर सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे दोस्तों एग्जाम्पल ये केस हुआ था, ये केस यहाँ पे डिस्कस किया गया है। एक बार आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये तो थी रजिस्ट्रेशन के बारे में सारी बातें जो हमने चर्चा की। अब दोस्तों हम देखेंगे डिसोल्यूशन के बारे में। डिसोल्यूशन का मतलब दोस्तों होता है फर्म अब बंद हो रही है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म।
दोस्तों हमारे सामने दो वर्ड आते हैं, एक आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। दोस्तों इन दोनों में बहुत फर्क है। अगर फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है इसका मतलब फर्म बंद हो रही है, सारे पार्टनर्स का आपस में रिलेशन जो है वो खत्म हो रहा है। क्लियर? तो इस केस में क्या होगा, फर्म बंद हो जाएगी, उसके सारे एसेट्स बेच दिए जाएंगे और एसेट बेच के जो पैसा आएगा उससे वो लायबिलिटी चुकता की जाएगी। लायबिलिटी चुकता करने के बाद अगर कुछ बचता है तो पार्टनर्स को मिलेगा और कुछ कम पड़ता है तो फिर पार्टनर्स को घर से लाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जिसमें फर्म का कारोबार पूरा बिजनेस बंद हो जाएगा, आगे कुछ नहीं चलेगा, बस आगे जो भी है उसके एसेट्स बेच दिए जाएंगे। दूसरा एक होता है दोस्तों डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब से फॉर एग्जांपल जैसे ए, बी और सी तीन पार्टनर्स है। अब ए जो है ये कह रहा है कि मैं रिटायर होना चाहता हूँ, मैं अलग होना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इसको क्या कहा जाएगा, अलग होने को इसको क्या कहा जाएगा कि ये क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। क्लियर? यहाँ पे क्या होगा, बी और सी आगे ये बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, फर्म का आगे ये बिजनेस कंटिन्यू करेंगे और इसमें आगे दो पार्टनर रहेंगे। तो इसमें जो है पूरी पार्टनरशिप खत्म नहीं हो जाती है, यहाँ पे सिर्फ ए का रिलेशन टूट गया बाकी पार्टनर्स के साथ में, तो यहाँ पे फर्म जो है ये बिजनेस आगे भी कंटिन्यू करेगी। इसको डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं कहा जाएगा दोस्तों। क्लियर? और ये आपस में उनके बीच में अगर ये एग्री करते हैं बी और सी कि हम कंटिन्यू करेंगे तो ही ये कर सकते हैं दोस्तों। क्लियर? समझ में आया? तो एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जिसमें तीनों पार्टनर्स का रिलेशन आपस में टूट जाएगा कि अब आगे से ये पार्टनर नहीं रहेंगे, फर्म ही बंद हो जाएगी, फर्म के सारे एसेट्स बेच दिए जाएंगे। एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जिसमें कोई एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है लेकिन बाकी के जो पार्टनर्स है वो बिजनेस कंटिन्यू करने वाले आगे भी। तो यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुआ है। यहाँ पे दोस्तों डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने की जरूरत नहीं क्योंकि फर्म आगे भी कंटिन्यू रहेगी। अब इस केस में क्या होगा, ए छोड़ के जाएगा ना, तो ए का हिसाब कितना बनता है उतना हिसाब करेंगे और उसको दे देंगे। क्लियर? दोस्तों इसके ऊपर भी हमने काफी चर्चा की थी सेकंड वाले यूनिट में। हमने वहां पे देखा था कि जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसका हिसाब किताब करके उसको तुरंत पैसे देने होते हैं। अगर आप उसको तुरंत पैसे नहीं दोगे ना, तो आपने देखा था उसके पास दो ऑप्शन होंगे। अगर आप पैसे उसके यूज करोगे ना तो कैपिटल के रेशियो में उसको शेयर देना पड़ेगा, फर्म ने जो भी प्रॉफिट्स कमाए उसके जाने के बाद, उसकी रिटायरमेंट के बाद में जो भी प्रॉफिट्स कमाए फर्म ने उसमें से कैपिटल के रेशियो में उसको रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट देना होता है, या तो फिर उसको एज अ लोन ट्रीट किया जाता है। जो उसके पैसे अभी तक फर्म के पास पड़े हैं, फर्म यूज़ कर रही है, उसके ऊपर उसको 6% पर एनम से इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो दोनों में से उसको जो ऑप्शन ठीक लगता है रिटायरिंग पार्टनर वो चूज कर सकता है। दोस्तों हमने ये डिस्कस किया था, आपको याद होगा तो। क्लियर? तो अभी हमको वही देखना है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या क्या फ़र्क है। तो आइए देखते हैं क्या फ़र्क है। देखो सबसे पहले कंटिन्यूएशन, क्या बिजनेस कंटिन्यू होता है? तो फर्म अगर डिसॉल्व होती है तो इसमें बिजनेस जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है। पार्टनरशिप का जो बिजनेस है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है तो क्या उसमें बिजनेस कंटिन्यू रहता है? तो उसमें बिजनेस क्या होता है, कंटिन्यू रहता है। वो कंटिन्यूएशन को अफेक्ट नहीं करता है, बस यहाँ पे क्या हो जाता है, फर्म का जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। फिर दोस्तों वाइंडिंग अप, क्या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हुआ तो वाइंडिंग अप होगा? बिल्कुल दोस्तों वाइंडिंग अप होगा, क्योंकि फर्म ही बंद हो रही है, उसका बिजनेस बंद हो रहा है, तो उसके सारे एसेट्स बेच दिए जाएंगे और उसकी जो लायबिलिटीज है वो सेटल की जाएगी। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुआ तो फर्म का वाइंडिंग अप नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन किया जाता है और फर्म की जो लायबिलिटीज है, एसेट्स और लायबिलिटीज है, उसका रीवैल्यूएशन किया जाएगा और जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसका हिसाब किताब करके उसको पे कर दिया जाएगा। फिर ऑर्डर ऑफ कोर्ट, अब फर्म को डिसॉल्व करना है, फर्म को बंद करना है, तो वहाँ पे कोर्ट का ऑर्डर लिया जा सकता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप को डिसोल्यूशन करना है, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन करना है, तो फिर उसके लिए कोर्ट के कोई भी ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे कोर्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर? विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो सकता है। क्लियर? हाँ, फिर उसके बाद स्कोप। स्कोप क्या है दोस्तों? अगर इसका स्कोप देखोगे तो ये वाइडर है। ये वाइडर क्यों है? क्योंकि देखो फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर? तो ये नैरोअर कॉन्सेप्ट है। अगर आप देखोगे तो ये नैरो इन कॉन्सेप्ट है और ये इसका स्कोप क्या है, वाइडर है। वाइडर इसलिए क्योंकि अगर फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो ऑटोमेटिकली उसमें पार्टनरशिप का भी डिसोल्यूशन हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखोगे तो फर्म, अगर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो गया तो यहाँ पे फर्म का डिसोल्यूशन होगा ही, ऐसा कंपलसरी नहीं है।
तो यहाँ पे क्या है, इट नेसेसरीली इन्वॉल्व्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इट मे और मे नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो अगर आपकी पार्टनरशिप जो है वो डिसोल्यूशन हो रही है तो हो सकता है उसकी वजह से फर्म डिसॉल्व हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि फर्म डिसॉल्व ना हो, आगे भी कंटिन्यू रहे, तो मे और मे नॉट। क्लियर। फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स, दोस्तों यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने पड़ते हैं क्या? जी बिल्कुल, यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने होते हैं, क्योंकि फर्म अब बंद हो रही है तो अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे फर्म का बिजनेस चल रहा है तो यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने की जरूरत नहीं है, जो पार्टनर जा रहा है बस उसका हिसाब किताब कर दो। दोस्तों ये डिफरेंस हमने देखा। उसके बाद हम देखेंगे मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। हम फर्म का डिसोल्यूशन पढ़ रहे हैं। क्लियर। फर्म डिसोल्यूशन हो रही है तो फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है तो ये कौन कौन से तरीके से हो सकता है, हमको वो सारे मोड्स पढ़ने हैं। ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे डिसोल्यूशन हो सकता है। तो इसमें भी दोस्तों दो टाइप है। एक टाइप है, अगर आप मोड में देखोगे तो हमने इसको दो टाइप में डिवाइड करके रखा है। एक टाइप है जिसमें कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं होता है, म्हणजे कोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन दोस्तों कभी कभी कोर्ट के ऑर्डर पास करने की वजह से भी डिसोल्यूशन हो सकता है। तो हमको ऐसे दो कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया है। एक तो जिसमें कोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, मीन्स हम यहाँ पे अपनी मर्जी से पार्टनर्स जो है ये खुद ही डिसॉल्व कर देंगे, पार्टनर्स को डिसॉल्व कर देंगे। यहाँ पे कोर्ट के इंटरफेयर की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपस में उन्होंने एग्री कर दिया कि हम बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा। क्लियर। कोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरे कुछ ऐसे तरीके भी है जिसमें कोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे जितने भी तरीके हमने उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक जिसमें कोर्ट की ज़रूरत पड़ती है और एक दूसरा जिसमें कोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों इसको कहते हैं वॉलंटरी डिसोल्यूशन, जो अपनी मर्जी से किया जाता है। तो वही बात है, देखो यहाँ पे पहला कैटेगरी जो है हमारा, फर्स्ट कैटेगरी है डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। मीन्स कोर्ट कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है, कोर्ट ने ऑर्डर पास नहीं किया है कि आप अपना बिजनेस बंद कर दो, और इसका ही दूसरा नाम क्या है, वॉलंटरी डिसोल्यूशन। क्लियर। तो इसमें पहला कौन सा है, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब सारे पार्टनर्स एग्री कर रहे हैं कि हम अपनी फर्म जो है बंद करेंगे, अपना बिजनेस हम डिसकंटिन्यू कर देंगे। तो आपस में अगर सारे पार्टनर्स ने हाँ बोलना चाहिए। तो अगर सारे पार्टनर्स कंसेंट दे रहे हैं, सारे पार्टनर्स एग्री हो रहे हैं कि हम अपना फर्म जो है बंद करेंगे, बिजनेस बंद करेंगे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। वहां पे कोर्ट के कोई भी इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। या तो फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, जैसे फिक्स टर्म के लिए आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट था, आपने जब पार्टनरशिप में एंटर किया था तो पहले से डिसाइड करके रखा था कि हम 1 साल के लिए ही ये पार्टनरशिप चलाएंगे, तो ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट में आपने लिख के रखा था। तो अब 1 साल खत्म हो गया तो क्या हो जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो फर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। क्लियर। तो ऐसा एक तरीका है, सारे पार्टनर्स अगर एग्री हो रहे हैं या फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसा लिख के रखा है पॉइंट, तो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी, उसके अकॉर्डेंस भी फर्म जो है वो डिसॉल्व हो सकती है। क्लियर। दूसरा होता है कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी डिसोल्यूशन क्या हो जाएगा दोस्तों, अब मान लो कोई ऐसा इवेंट हुआ, जो जिसकी वजह से आपका जो बिजनेस है वो अनलॉफुल हो गया। जैसे आपको एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल आपका प्लास्टिक का काम था, आपकी जो फर्म है ना, आपका प्लास्टिक का काम था। अब क्या हो गया, जो गवर्नमेंट है उन्होंने बैन लगा दिया कि प्लास्टिक की चीज़ें नहीं चलेगी। प्लास्टिक की जितनी भी कंपनीज है, प्लास्टिक के जो इक्विपमेंट्स बनाती है या पॉलीथीन बैग्स बनाती है, वो सारी कंपनीज जो है उनका काम बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक बैन हो गया है। तो आपकी फर्म का भी बिजनेस जो था वो प्लास्टिक का ही था। तो अगर अब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया तो आपका जो बिजनेस है वो क्या हो गया, अनलॉफुल हो गया। तो आपको भी अपना बिजनेस क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो बिजनेस बंद करोगे तो क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ही हुआ ना। तो कंपलसरी डिसोल्यूशन का मतलब ऐसा है कि कुछ ऐसा इवेंट हो गया जिसकी वजह से आपका जो बिजनेस है ये अनलॉफुल हो गया, तो उस केस में आपका जो फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है जिससे फर्म का डिसोल्यूशन हो सकता है। क्लियर। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक और बात कही गई है, प्रोवाइडेड दैट का मतलब एक्सेप्शन है। क्या, कि से फॉर एग्जांपल आपकी पार्टनरशिप फर्म है, जैसे ए बी सी ऐसे 3 पार्टनर्स हैं, इनकी एक पार्टनरशिप फर्म है। तो इनके जो बिजनेसेस है, फर्म तो एक ही है लेकिन ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के बिजनेस कर रही है। जैसे कि ये प्लास्टिक का भी बिजनेस कर रही है और दूसरा गारमेंट्स का भी कर रही है। अब दोस्तों गवर्नमेंट ने बोल दिया कि प्लास्टिक का जो भी पॉलीथीन्स वगैरह या प्लास्टिक के जो भी इक्विपमेंट्स है सब बैन। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका जो बिजनेस है ये वाला बिजनेस, मैं फर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बिजनेस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि फर्म तो अब दोनों बिजनेस कर रही है। क्लियर। दोनों बिजनेस का नाम एक ही फर्म से चल रहा है।
तो यहाँ पे अब प्लास्टिक वाला जो बिजनेस है आपका, ये वाला अंडरटेकिंग जो है इसको बंद करना पड़ेगा, लेकिन ये वाला बिजनेस तो शुरू ही रहेगा ना। तो इस केस में क्या पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो गया? क्या फर्म का डिसोल्यूशन हो गया? क्या नहीं, फर्म के तो दो बिजनेसेस थे ना, उसमें से एक ही बिजनेस बंद हुआ, दूसरा तो शुरू है ना, तो यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं हुआ है। क्लियर? तो वही बात कही है कि व्हेन मोर देन वन सेपरेट एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग इज कैरिड ऑन बाय द फर्म, द इलीगलिटी ऑफ वन और मोर, एक बिजनेस आपका इलीगल हो गया, अनलॉफुल हो गया, तो उसकी वजह से फर्म का डिसोल्यूशन नहीं होगा। बाकी के जो आपके लॉफुल बिजनेसेस है ना, अंडरटेकिंग्स है ना, उसकी वजह से वो बिजनेसेस तो चालू रहेंगे और फर्म भी आपकी चालू रहेगी, फर्म का डिसोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन अगर आपका एक ही बिजनेस है और वो भी अनलॉफुल हो गया, तो अब फर्म का डिसोल्यूशन होना कंपलसरी है दोस्तों। क्लियर? कंपलसरी डिसोल्यूशन में आता है। तो पहला तो हमने देखा डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, जिसमें सारे पार्टनर्स एग्री कर रहे हैं, कंसेंट दे रहे हैं कि हम डिसॉल्व कर देंगे फर्म, या तो फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था पहले से ही और उनके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से फर्म डिसॉल्व हो गई। सेकंड कैटेगरी, सेकंड पॉइंट हमने देखा कंपलसरी डिसोल्यूशन, जिसमें ऐसा कोई इवेंट हो जाता है जिसकी वजह से आपका जो बिजनेस है वो अनलॉफुल हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, यहाँ पे एग्जांपल केमिकल का दिया हुआ है, मैंने तो आपको प्लास्टिक का एग्जांपल दिया, यहाँ पे केमिकल वाला एग्जांपल दिया है, तो आप ये पढ़ लोगे तो आपको समझ में आएगा। तीसरा दोस्तों, एक इस तरह से भी हो सकता है, इसमें कोर्ट के इंटरफेरेंस की कोई जरूरत ही नहीं है, ये विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट हो रहा है। तो दोस्तों देखो क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉन्टिजेंसीज। अब कोई ऐसी कॉन्टिजेंसी हो गई, अब दोस्तों मैं इवेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, इवेंट तो ऊपर था ना, कोई ऐसा इवेंट हो गया कि जिसकी वजह से आपका बिजनेस अनलॉफुल हो गया, तो वहां पे बिजनेस अनलॉफुल हो गया। यहाँ पे बिजनेस अनलॉफुल नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई आपत्ति आ गई, कॉन्टिजेंसी का मतलब ऐसी कोई आपत्ति आ गई जिसकी वजह से अब फर्म को बिजनेस कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं है, वहां पे यही बात अच्छी होगी कि फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए। तो दोस्तों ऐसा कब हो सकता है? ऐसा इन 4 केसेस में हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपकी फर्म जो है वो फिक्स टर्म के लिए की गई थी रजिस्टर्ड, और वो फिक्स टर्म खत्म हो गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी जो फर्म है वो डिसॉल्व हो जाएगी। या तो फिर आपने कोई एक एडवेंचर के लिए या कोई एक अंडरटेकिंग के लिए आपने पार्टनरशिप किया था, और जैसे ही उसका कंप्लीशन हो गया, वो आपका टास्क कंप्लीट हो गया, तो आपका एडवेंचर कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। या तो कोई पार्टनर की डेथ हो गई, दोस्तों कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो इस केस में बाकी के जो पार्टनर्स है, रिमेनिंग पार्टनर्स, अगर उनके बीच में एग्रीमेंट हो रखा है, अगर वो एग्री कर रहे हैं कि हम फर्म को कंटिन्यू करेंगे, तो फर्म कंटिन्यू हो जाएगी। लेकिन अगर वो एग्री नहीं करते हैं कि फर्म को कंटिन्यू करना है, तो फिर जो पार्टनर की डेथ हो गई ना, उसी के साथ क्या हो जाएगा, फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा। और ये भी एक कैटेगरी है दोस्तों, ये भी टाइप देखा हमने, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट, अगर उसको जज कर दिया है, अगर उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है, तो उस केस में भी रिमेनिंग पार्टनर्स अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर वो एग्री कर रहे तो, लेकिन अगर वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो उस केस में क्या हो जाएगा, जैसे ही पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो फर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। दोस्तों ये 3 तरीके हमने देखे जिसमें कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं लगता है। एक और फोर्थ है दोस्तों, ये तो हमने पहले ही देख लिया था, डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। दोस्तों अगर आपकी पार्टनरशिप एट विल है, तो हमने ये देखा था कि पार्टनरशिप एट विल में क्या होता है, कोई भी पार्टनर फर्म को डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, बाकी के जो पार्टनर्स है, सारे पार्टनर्स को नोटिस देना पड़ेगा कि उसका इंटेंशन है फर्म को डिसॉल्व करने का। क्लियर? तो ये तो हमने पहले भी देखा था, तो इसमें भी कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो अगर आपकी पार्टनरशिप एट विल है, तो फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है बाय एनी पार्टनर, कोई भी पार्टनर डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन डिसॉल्व करने के लिए उसको नोटिस देना पड़ेगा इन राइटिंग टू ऑल द अदर पार्टनर्स, सारे बाकी के पार्टनर्स जो को है वो नोटिस देना पड़ेगा कि इंटेंशन जो है वो फर्म को डिसॉल्व करने का है। क्लियर? और अगर उस नोटिस में जो डेट मेंशन होगी कि पर्टिकुलर इस डेट से फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, अगर नोटिस में डेट मेंशन है कि इस तारीख से फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, तो उस तारीख से फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। अगर कोई डेट मेंशन नहीं है, तो जैसे ही उसका कम्युनिकेशन हुआ नोटिस का, उस तारीख से क्या माना जाएगा कि फर्म क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई। तो यहाँ पे डेट का इशू, अगर डेट मेंशन होगी तो उस डेट से, अगर डेट मेंशन नहीं है तो फिर जो डेट को कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ उस डेट को ऐसा माना जाएगा कि फर्म क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई। तो दोस्तों आपने ऐसे 4 मोड्स देखे, 4 मोड्स हमने देखे जो विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट डिसॉल्व हो जाता है। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं।
तो आपको ये याद रखना होगा मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो यहाँ पे विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में हमने 4 देखा। एक तो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट है, सारे कंसेंट दे रहे हैं या फिर उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, उसके कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उनका जो फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है। दूसरा हमने देखा कंपलसरी डिसोल्यूशन, कोई ऐसा इवेंट हो गया जिसकी वजह से आपका जो बिजनेस है अनलॉफुल हो गया। तीसरा हमने देखा कि कोई ऐसी कॉन्टिंजेंसी आ गई, ऐसी कॉन्टिंजेंसी हो गई जिसकी वजह से अब फर्म का बिजनेस आगे कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं है। तो हमने इसमें भी 4 केसेस देखे। उसके बाद फोर्थ वाला हमने देखा, अगर आपका पार्टनरशिप एट विल है तो उसमें कोई भी पार्टनर फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। उसको नोटिस देना पड़ेगा राइटिंग में बाकी के पार्टनर्स को कि उसका इंटेंशन है फर्म को डिसॉल्व करने का। अगर नोटिस में अगर डेट मेंशन होगी तो उस डेट से फर्म डिसॉल्व मानी जाएगी, और अगर नोटिस में डेट मेंशन नहीं कर रखा है तो फिर जो डेट को कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा उस डेट को फर्म डिसॉल्व होगा, ऐसा माना जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। अब यहाँ पे कोर्ट ऑर्डर पास करेगा, मीन्स आपको ये बात समझनी होगी कि कोर्ट में केस जा चुका है। कोर्ट में केस जाने के बाद अब कोर्ट क्या कर रहा है, ऑर्डर पास कर रहा है कि डिसॉल्व कर दो। तो कोर्ट में केस जाएगा तभी तो कोर्ट ऑर्डर पास करेगा ना। तो यहाँ पे वही बात कही गई है कि कोर्ट में एट द सूट ऑफ द पार्टनर, तो कोई भी एक पार्टनर केस करेगा तो ही कोर्ट डिसीजन सुनाएगा। जब तक आप कोर्ट में लेके नहीं जाओगे मैटर तो कोर्ट कैसे इंटरफेयर करेगा, है ना। तो यहाँ पे पहले तो केस होना चाहिए, उसके बाद अब कोर्ट डिसाइड कर रहा है कि फर्म को डिसॉल्व करना है। क्लियर। और उसके पास क्या क्या ग्राउंड्स है, कौन कौन से ग्राउंड पे कोर्ट जो है वो एक फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। तो पहला तो है इनसैनिटी और अनसाउंड माइंड। मान लो कोई पार्टनर जो है वो अनसाउंड माइंड का हो गया, और वो कौन सा पार्टनर था, वो एक्टिव पार्टनर था, स्लीपिंग पार्टनर नहीं। स्लीपिंग पार्टनर अगर अनसाउंड माइंड का हो भी गया तो उसकी वजह से फर्म डिसॉल्व नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा था ना। वैसे भी तो एक्टिवली जो पार्टिसिपेट कर रहा था वो अनसाउंड माइंड का हो गया। तो अनसाउंड माइंड का हो गया तो अब कोर्ट डिसीजन सुना सकता है कि फर्म को डिसॉल्व कर दो, क्योंकि वही तो पार्टिसिपेट कर रहा था, वही तो सारा सब कामकाज संभाल रहा था। अगर वही अनसाउंड माइंड का हो जाएगा तो अब बिजनेस कौन संभालेगा, इसलिए फर्म को क्या कर दो, डिसॉल्व कर दो। क्लियर। हाँ, लेकिन केस फाइल होगा तभी वो करेंगे ना, और केस किसने फाइल किया है, अदर पार्टनर्स ने फाइल किया है। या तो फिर पार्टनर का जो पार्टनर इनसेन हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया, उसका जो फ्रेंड है वो भी केस फाइल कर सकता है। क्लियर। और टेम्पररी सिकनेस होगा तो फिर उस ग्राउंड पे डिसोल्यूशन नहीं हो सकता है फर्म का। समझ में आया। तो यहाँ पे केस कौन फाइल करेगा वो भी इंपॉर्टेंट है, तो अदर पार्टनर्स केस फाइल करेंगे तो ही हो पाएगा। क्लियर। दूसरा है परमानेंट इनकैपेसिटी। तो जो एक्टिव पार्टनर है वो क्या हो गया, वो परमानेंट इनकैपेसिटी हो गया, मीन्स परमानेंट डिसेबिलिटी आ गई। मान लो उसके हाथ पैर टूट गए, वो काम नहीं कर सकता है, तो कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी आ गई है या इलनेस आ गया है जिसकी वजह से अब उसका काम करना पॉसिबल नहीं है, तो अब उस केस में भी कोर्ट ये ऑर्डर पास कर सकता है कि फर्म को डिसॉल्व कर दो। और यहाँ पे केस कौन करेगा, तो जिसको फिजिकल डिसेबिलिटी हुई है वो केस फाइल नहीं कर रहा है, अदर पार्टनर फाइल कर रहा है। क्लियर। हाँ, उसके बाद थर्ड ग्राउंड, इस ग्राउंड पे भी कोर्ट जो है फर्म का डिसोल्यूशन करवा सकता है, ऑर्डर पास कर सकता है फर्म को डिसोल्यूशन के लिए। थर्ड पॉइंट कहता है मिसकंडक्ट। अगर कोई भी पार्टनर जो है ये गिल्टी पाया गया, क्लियर, और किस चीज में गिल्टी पाया गया, कि वो जो बिजनेस कर रहा है ना, वो बिजनेस इस तरीके से कर रहा है कि वो बिजनेस के लिए हार्मफुल है, म्हणजे वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है, कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिससे बिजनेस को नुकसान हो रहा है या फिर बिजनेस को हार्म पहुंच रहा है, तो उस केस में भी कोर्ट ये डिसीजन दे सकता है कि जो फर्म है ना उसको बंद कर दो, उसका डिसोल्यूशन कर दो। और यहाँ पे जो केस करेगा वो अदर पार्टनर करेगा। जो पार्टनर खुद गलत काम कर रहा है वो थोड़ी ना केस करेगा, बाकी के जो पार्टनर्स है वो केस करेंगे ना कि ये गलत काम कर रहा है, इसकी वजह से बिजनेस क्या हो रहा है, हैम्पर हो रहा है, तो इसकी गलत एक्टिविटीज़ की वजह से बिजनेस को नुकसान हो रहा है, तो फर्म को बंद कर दो। तो उन्होंने ये केस डाला कोर्ट में, तो कोर्ट में ये डिसीजन आ सकता है कि फर्म को डिसॉल्व कर दो। क्लियर। तो ऐसे कौन कौन से, ज़रूरी नहीं कि जो उसने मिसकंडक्ट किया है वो रिलेटेड टू बिजनेस ही होना चाहिए, कंडक्ट टू बिजनेस ही होना चाहिए, कोई भी और पर्सनल नेचर का भी हो सकता है जिसकी वजह से हार्म हो रहा है या फिर हैम्पर हो रहा है। क्लियर। अफेक्ट हो रहा है बिजनेस को। तो अब ये जो मिसकंडक्ट है उसका इफेक्ट हो रहा है कि नहीं, गलत इफेक्ट हो रहा है कि नहीं बिजनेस के ऊपर, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर। तो ये हर एक केस में देखा जाएगा,
ये बिजनेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो एक्ट उसने किया है, पार्टनर ने मिसकंडक्ट जो किया है, वो एक्ट की वजह से क्या बिजनेस को नुकसान हुआ है, तो फिर कोर्ट डिसीजन पास कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है कि फर्म का डिसोल्यूशन किया जाए। क्लियर? तो यहाँ पे कोई एक पार्टनर जो है वो मिसकंडक्ट कर रहा है, और मिसकंडक्ट हो सकता है वो रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटीज हो, या तो फिर जरूरी नहीं कि इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ही हो, बाहर की कोई एक्टिविटी हो, लेकिन उसकी उस एक्ट की वजह से बिजनेस को हैम्पर हुआ है। एक बात तो तय है कि बिजनेस को गलत इफेक्ट हुआ है, बिजनेस को हैम्पर हुआ है उसकी एक्टिविटी की वजह से। क्लियर? अब पॉसिबल नहीं है कि आगे कंटिन्यू कर पाए, इसीलिए फर्म को डिसोल्यूशन करना ही बेहतर रहेगा, तो कोर्ट डिसीजन पास कर सकता है। उसके बाद परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। अब कोई एक पार्टनर है वो कंटिन्यू कर रहा है, कंटिन्यू ऐसा कर रहा है कि वो सारे एग्रीमेंट जो उन्होंने किए वो तोड़ रहा है, एग्रीमेंट जो भी हुए सब तोड़ते जा रहा है, कंटिन्यू कमिट कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, ऐसा विलफुली कर रहा है, या फिर परसिस्टेंटली म्हणजे कंटिन्यूअसली कमिट कर रहा है ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट्स रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द फर्म और द कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस। क्लियर? तो समझ रहे हो, वो बार बार क्या कर रहा है, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट कर रहा है, तो उस केस में बाकी के जो पार्टनर है वो भी केस कर सकते हैं कि फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए। क्लियर? और उसको रोक भी नहीं सकते बाकी के पार्टनर्स, वो ऐसे ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट कर रहा है कि उसको रोका भी नहीं जा सकता है, बाकी के पार्टनर्स को रोकना मुमकिन नहीं हो रहा है उसको। क्लियर? तो रीजनेबली प्रैक्टिकेबल नहीं है उस पार्टनर को रोकना और बिजनेस को कैरी ऑन करना। तो यहाँ पे जो बाकी के पार्टनर्स है वो केस कर सकते हैं कि जो फर्म है उसका डिसोल्यूशन कर दिया जाए। ऐसे कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि मान लो वो जो पार्टनर था वो जो ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट कर रहा है वो क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है, एम्बेजलमेंट, तो कंटिन्यूसली वो ये काम करता है। तो इस केस में अब पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है कि बिजनेस को कैरी ऑन किया जाए, कंटिन्यू किया जाए। या तो फिर अकाउंट्स जो है वो अकाउंट्स में हेरा फेरी कर रहा है, जो हिसाब किताब है उसमें हेरा फेरी कर रहा है, या तो फिर ज़्यादा कैश उसने होल्ड करके रखा है जितना अलाउड है, उससे ज़्यादा वो कैश होल्ड करके रख रहा है, और या तो फिर उसको बार बार डिमांड कर रहे हैं बाकी के पार्टनर्स की हमको हिसाब किताब बताओ, हमको हिसाब किताब बताओ, और वो दिखा नहीं रहा है। क्लियर? ये हमने दोस्तों राइट्स ऑफ पार्टनर्स पे देखा था कि हर एक पार्टनर के पास राइट होता है कि वो या फिर उसकी ड्यूटी होती है कि जो हिसाब किताब संभाल रहा है तो बाकी के जो पार्टनर्स है उसको वो हिसाब किताब दे। तो यहाँ पे उसकी ड्यूटी थी हिसाब किताब रखना और बाकी के पार्टनर्स को दिखाना, तो बाकी के पार्टनर्स अगर डिमांड कर रहे हैं तो वो दे नहीं रहा है, तो एक तो चोरी कर रहा है, या तो फिर हिसाब किताब में हेरा फेरी कर रहा है, तो हिसाब किताब मांगो तो दिखा नहीं रहा है, या तो फिर जितना कैश अलाउड है उससे ज़्यादा रख रहा है। और उसने एक बार ऐसा नहीं किया, कई बार ऐसा किया। एक बार ऐसा करने से नहीं होगा, उसको इंटीमेशन देना होगा, बाकी के पार्टनर्स वार्निंग देंगे, फिर भी वो ऐसा कर रहा है, बहुत बार ऐसा हो चुका है। तो अब जो बाकी के पार्टनर्स है वो केस कर सकते हैं कि भाई इसका ऐसा रवैया है, इसका ऐसा बिहेवियर है, तो इस बिहेवियर में तो बिजनेस कैरी ऑन करना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, तो इसलिए फर्म को क्या कर दो, डिसॉल्व कर दो। तो कोर्ट ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि अकाउंट्स में हेरा फेरी कर रहा है, या उसने कुछ रिसिट्स हुई थी, कुछ पैसे मिले थे तो उसने उसकी एंट्री नहीं किया, या तो फिर बार बार पार्टनर्स के बीच में झगड़े हो रहे हैं, तो फिर उसकी वजह से अब बिजनेस कैरी ऑन करना पॉसिबल नहीं हो रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे कोर्ट डिसीजन पास कर सकता है। कोर्ट इस ग्राउंड पे भी डिसीजन पास कर सकता है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अब मान लो एक पार्टनर ने अपना जो इंटरेस्ट है किसी और पर्सन के पास में ट्रांसफर कर दिया, थर्ड पार्टी को दे दिया उसने, और यहाँ पे कोर्ट जो है वो डिसीजन पास कर सकता है कि फर्म को डिसॉल्व कर दो। और उसने जो थर्ड पार्टी को दे दिया है शेयर, या तो फिर उसने कोर्ट ने उसका शेयर किसी और को दे दिया, बेच दिया, कोई टैक्स वगैरह का अमाउंट बाकी था तो उसका जो शेयर है उस पार्टनरशिप का उसका किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया गया। जैसे मान लो एक आधे पार्टनर के ऊपर टैक्सेस वगैरह भरना बाकी थे, तो अब कोर्ट ने डिसीजन पास किया कि इसको पार्टनरशिप से हटाओ। अब पार्टनरशिप का जो शेयर इसको मिल रहा था, इस पार्टनर को जो मिल रहा था प्रॉफिट का शेयर, अब इसको नहीं मिलेगा, उसकी जगह पे जिसके टैक्सेस बाकी है डिपार्टमेंट को, उसको वो शेयर मिलते जाएगा। तो इस केस में भी बाकी के जो पार्टनर्स है वो केस कर सकते हैं कि अब फर्म को डिसॉल्व कर दो। क्लियर? या तो फिर कंटिन्यूअस या फिर परपेचुअल लॉसेस, या तो फिर कोई ऐसी सिचुएशन आगे आ रही है कि फ्यूचर में फर्म को ऐसा लग रहा है कि लॉसेस ही हो सकते हैं, यानी प्रॉफिट के चांसेस ही नहीं है, तो बिजनेस अगर हम कैरी ऑन करेंगे तो लॉसेस के अलावा कुछ पर्याय नहीं है, लॉसेस ही होने वाले, तो इससे तो अच्छा है अभी बंद कर दो ना बिजनेस। तो फर्म कैन नॉट बी कैरीड, बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरीड ऑन एक्सेप्ट एट अ लॉस इन फ्यूचर ऑल्सो।
द कोर्ट में ऑर्डर फॉर इट्स डिसोल्यूशन। तो फ्यूचर में भी फर्म का बिजनेस होगा तो उसमें भी लॉस ही होने वाला है, फिक्स है। तो यहाँ पे मतलब नहीं है फिर फर्म को शुरू रखिए, तो फर्म को डिसॉल्व कर दो। या तो फिर कोई भी जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड होगा, फर्म को कोर्ट को लगता है कि ये ज़रूरी है, यहाँ पे ये न्यायपूर्वक ये हो जाना चाहिए इसका डिसोल्यूशन, तो कोर्ट कोई और केस में भी जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड के ऊपर ये फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। जैसे कि जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड में क्या क्या आएगा, तो सबसे पहला डेडलॉक इन द मैनेजमेंट, ये एग्जाम्पल्स है, इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं लेकिन ये एग्जाम्पल्स है। तो पहला तो एग्जाम्पल है डेडलॉक इन मैनेजमेंट। डेडलॉक का मतलब कुछ रास्ता ही नहीं सूझ रहा है मैनेजमेंट को। अब इस तरह से सिचुएशन आ गई है कि मैनेजमेंट आपस में एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे, आपस में इतने झगड़े हो गए कि वो आपस में बात ही नहीं कर रहे, कुछ रास्ता ही नहीं निकल रहा है। तो कोर्ट ऑर्डर पास कर सकता है कि फर्म को बंद कर दो। वेयर द फर्म्स आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स बिटवीन देम, आपस में जो पार्टनर्स है वो एक दूसरे से इतना अब झगड़े हो गए उनके बीच में कि आपस में अब उनके बीच में पार्टनरशिप कैरी ऑन हो ही नहीं सकती, कंटिन्यू हो ही नहीं सकती आगे। या फिर लॉस ऑफ सब्सट्रेटम, जो पर्पस के लिए पार्टनरशिप फर्म फॉर्म की गई थी अब वो पर्पस आगे रहा ही नहीं कंटिन्यू करना, मीन्स वो जो पर्पस है वो खुद ही ख़त्म हो गया जिस पर्पस के लिए वो बनी थी, तो फर्म को डिसॉल्व करना ही अच्छा है। गैम्बलिंग बाय अ पार्टनर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, कोई एक आधा पार्टनर स्टॉक एक्सचेंज पे गैम्बलिंग कर रहा है तो उस केस में भी जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड में कि इसमें कोर्ट जो है ये डिसीजन पास कर सकता है कि फर्म को डिसॉल्व कर दो। क्लियर। अब दोस्तों आगे हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन। अगर फर्म को डिसॉल्व कर दिया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तो दोस्तों देखो क्या होंगे। तो सबसे पहले हमको देखना है लायबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ पार्टनर्स डन आफ्टर डिसोल्यूशन। तो यहाँ पे तो आपको समझना होगा पार्टनर्स ने एक्ट कब किया है, पार्टनर्स ने एक्ट कब किया है, आफ्टर डिसोल्यूशन किया है, मीन्स डिसोल्यूशन हो चुका है फर्म का, उसके बाद पार्टनर्स एक्ट कर रहे हैं, तो क्या उसके लिए लायबल रहेंगे वो। तो देखो क्या गया है, नॉट विथस्टैंडिंग द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म the partners continue to be liable as such to third parties for any act done by any of them which would have been an act of the firm if done before the dissolution until public notice is given of the dissolution। दोस्तों यहाँ पे एक बात ये सामने आती है कि जब फर्म का डिसोल्यूशन होगा तो वहाँ पे भी पब्लिक नोटिस देना होता है कि फर्म हमारी जो है डिसॉल्व हो चुकी है। अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया जाएगा तो थर्ड पार्टी को कैसे पता चलेगा, और अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया है और पार्टनर्स कोई भी एक्ट कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ में, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो पब्लिक नोटिस देने तक की जो भी एक्ट्स है पार्टनर्स की वो उसके लिए भी फर्म लायबल मानी जाएगी, सारे पार्टनर्स लायबल माने जाएंगे। क्लियर। और यहाँ पे एक बात है कि अगर कोई पार्टनर अगर जिसकी डेथ हो चुकी है तो उसके स्टेट से नहीं दिया जाएगा, कोई पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट उसको डिक्लेयर कर दिया है तो नहीं होगा, या फिर कोई भी अगर थर्ड पार्टी जो है ये फर्म के साथ डील कर रही है और वो जो पार्टनर छोड़ के जा चुका है उसको थर्ड पार्टी को जानकारी नहीं थी कि ये पार्टनर कभी था। दोस्तों ये वाला ऑलरेडी हमने केस डिस्कस किया है कि जो पार्टनर छोड़ के गया है, अब मान लो न्यू सप्लायर मिला है, न्यू सप्लायर को जानकारी नहीं कि ये भी कभी पार्टनर था, तो उस केस में उस पार्टनर को लायबल नहीं कर सकते हैं। तो जिसकी डेथ हो चुकी है या फिर जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो चुका है या फिर जो पार्टनर जा चुका है और उसकी जानकारी थर्ड पार्टी के पास नहीं है कि वो भी कभी पार्टनर था फर्म में, तो उस केस में वो पार्टनर्स लायबल नहीं माने जाएंगे और बाकी के जो पार्टनर्स है वो लायबल माने जाएंगे। मींस फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है इस तारीख को डिसोल्यूशन हो रहा है, जब तक आप पब्लिक नोटिस नहीं दोगे, मान लो आपने यहाँ पे पब्लिक नोटिस दिया है, तो इस दरमियान ड्यूरिंग दिस पीरियड अगर कोई भी एक्ट कर रहा है पार्टनर तो उसके लिए फर्म लायबल मानी जाएगी। लेकिन अगर कोई पार्टनर की डेथ हो गई है तो फिर उसकी स्टेट में से, क्योंकि आप उसको तो रिस्पॉन्सिबल कर ही नहीं सकते, वो तो गया बेचारा, है ना, तो उसकी स्टेट को आप लायबल नहीं कर सकते हो। जो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है उसको भी आप लायबल नहीं कर सकते हो। और अगर कोई पार्टनर छोड़ के जा चुका है और थर्ड पार्टी जो डील कर रही है फर्म के साथ में, थर्ड पार्टी फर्म के साथ में या किसी पार्टनर के साथ में डील कर रही है, उसको इस पार्टनर की जानकारी थी ही नहीं, मीन्स उसको पता ही नहीं था कि ये भी एक कोई पार्टनर है फर्म में, तो उसको भी आप लायबल नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों ये सारी बातें हैं। उसके बाद में क्या है, देखो सेक्शन 45 क्या कह रहा है, उसके दो ही ऑब्जेक्टिव्स है। एक तो वो थर्ड पार्टी को प्रोटेक्ट करना चाहता है जो भी फर्म के साथ डील कर रही है और जिसको ये पता नहीं है कि डिसोल्यूशन हो चुका है। तो यहाँ पे भी दोस्तों
ये जो लायबल हमने कर दिया पार्टनर्स को, ये क्यों किया? क्योंकि थर्ड पार्टी के पास जानकारी नहीं है ना कि फर्म डिसॉल्व हो चुकी है। तो अगर इस चीज़ का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए, थर्ड पार्टी का लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? थर्ड पार्टी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो सेक्शन 45 क्या कर रहा है? ये थर्ड पार्टीज को प्रोटेक्ट कर रहा है कि जो भी फर्म के साथ डील कर रही है और उनको नोटिस नहीं है, उनको पता नहीं है कि फर्म डिसॉल्व हो चुकी है, तो उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। और दूसरा क्या है? वो पार्टनर्स को भी प्रोटेक्ट करना चाहती है, जो फर्म डिसॉल्व हो चुकी है ना उसके पार्टनर्स को भी प्रोटेक्ट करना चाहती है फ्रॉम लायबिलिटी टूवर्ड्स थर्ड पार्टीज। तो वो दोनों को प्रोटेक्ट कर रही है देखा जाए तो। क्लियर? तो नोटिस देना जरूरी है। तो पार्टनर्स अगर कोई रिटायर होगा उसका भी नोटिस देना जरूरी है, और अगर कोई फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो फिर उसका भी नोटिस देना जरूरी है। जब तक आप नोटिस नहीं दोगे, पब्लिक नोटिस नहीं दोगे, तब तक की सारी एक्ट के लिए पार्टनर्स जिम्मेदार माने जाएंगे। क्लियर? दूसरा और क्या होगा डिसोल्यूशन का कॉन्सिक्वेंसेस? राइट ऑफ पार्टनर्स टू हैव बिजनेस वाउंड अप आफ्टर डिसोल्यूशन। मीन्स इसका कहने का मतलब है डिसोल्यूशन होने के बाद बिजनेस को वाउंड अप किया जा सकता है, ये पार्टनर्स के पास राइट है। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म एवरी पार्टनर और हिज रिप्रेजेंटेटिव इज एंटाइटल एज अगेंस्ट ऑल द अदर पार्टनर्स और देयर रिप्रेजेंटेटिव टू हैव द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म अप्लाइड in payment of the debts and liabilities of the firm or and to have the surplus distributed among the partners or their respective representatives according to their rights। तो अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है तो यहाँ पे हर एक पार्टनर के पास राइट मिल जाता है कि वो बिजनेस को वाइंड अप करवा सकता है, क्योंकि बिजनेस को वाइंड अप करना ही पड़ेगा। अब फर्म तो बंद हो गई, तो फर्म बंद होने के बाद क्या होता है? उसके सारे एसेट्स बेच दिए जाते हैं, और एसेट बेच के जो पैसा आएगा उससे लायबिलिटीज पे ऑफ कर दी जाएगी। लायबिलिटीज पे करने के बाद अगर कुछ बचेगा तो वो सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो अब मान लो डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास हो चुका है, फर्म डिसॉल्व हो चुकी है, लेकिन अब यहाँ पे मान लो ABC पार्टनर्स थे आपस में, ABC ऐसे 3 पार्टनर्स थे। अब A और B कह रहे हैं कि हम ये फर्म तो डिसॉल्व हो गई, लेकिन A और B कह रहे हैं कि हम ये एसेट नहीं बेचेंगे। तो यहाँ पे C के पास भी राइट है कि वो A और B के ऊपर केस कर सकता है कि ये जो एसेट्स है ये बेचो और जो भी लायबिलिटीज फर्म ने उठाई है वो पे कर दो, और जो भी बच रहा है पैसा वापस में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्लियर? तो ये हर एक पार्टनर के पास राइट होता है कि वो बिजनेस को वाउंड अप करवा सकता है। उसके बाद में कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स फॉर पर्पसेज ऑफ वाइंडिंग अप। तो यहाँ पे अगर बिजनेस बंद भी हो गया है तो यहाँ पे भी जब तक वाइंडिंग अप हो रहा है तो उसके लिए भी बाकी के जो पार्टनर्स है, हर एक पार्टनर जो है वो लायबल रहेगा। क्लियर? उनकी अथॉरिटी भी कंटिन्यू रहेगी। आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म द अथॉरिटी ऑफ ईच पार्टनर टू बाइंड द फर्म and the other mutual rights and obligations of the partners continue notwithstanding the dissolution so far as may be necessary to wind up the affairs of the firm and to complete transactions begun but unfinished at the time of the dissolution but not otherwise। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि वो जो पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप था वो भी कंटिन्यू रहेगा। कब तक कंटिन्यू रहेगा? जब तक ये पूरे वाइंडिंग अप की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती है। सारे एसेट्स बेच दिए जाएंगे, एसेट बेच के जो पैसे आएंगे उससे लायबिलिटीज पे ऑफ कर दी जाएगी। तो ये जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे इसके लिए भी जो भी पार्टनर एक्ट करेगा उसके लिए बाकी पार्टनर्स भी बाइंड हो जाएंगे। क्लियर? एक पार्टनर की एक्ट की वजह से बाकी के पार्टनर्स भी बाइंड हो जाएंगे। ये जो हमारा पहले म्यूचुअल एजेंसी का आपस में रिलेशन था वो रिलेशन वाइंडिंग अप के टाइम पे भी कंटिन्यू रहेगा। तो यही बात कही गई है। ठीक है? उसके बाद आगे आता है सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स। आखिरी में क्या किया जाएगा कि जैसे ही फर्म डिसॉल्व हो गई तो सब जो भी अकाउंट्स है आपस में सेटल किए जाएंगे। जो भी पार्टनर का बनता है हिस्सा उसको वो दे दिया जाएगा। इन सेटलिंग द अकाउंट्स ऑफ फर्म आफ्टर डिसोल्यूशन द फॉलोइंग रूल्स शाल सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट बाय द पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट हो रखा है उसको देखते हुए, अगर उनके बीच में एग्रीमेंट हो रखा है तो वैसा होगा, नहीं तो फिर ऐसा। लॉसेज जो होंगे इंक्लूडिंग डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल शैल बी फर्स्ट पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल एंड लास्टली इफ नेसेसरी बाय द पार्टनर्स इंडिविजुअली इन द प्रोपोर्शंस इन विच दे वर एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट्स। तो अगर कोई लॉसेस है या फिर कैपिटल कम पड़ रहा है तो पहले प्रॉफिट में से पे किया जाएगा, जो लायबिलिटीज पे की जाएगी, फिर बाद में कैपिटल में से, और अगर लास्ट में फिर भी लायबिलिटीज सेटल नहीं हो पा रही है तो फिर क्या होगा? यहाँ पे दोस्तों क्या कहा है? सेटलिंग द अकाउंट्स ऑफ अ फर्म का अकाउंट हम सेटल कर रहे हैं तो फर्म की लायबिलिटीज हम पे कर रहे हैं। तो फर्म की लायबिलिटीज सबसे पहले किस में से पे की जाएगी? प्रॉफिट्स में से, फिर कैपिटल में से, और अगर कैपिटल भी कम पड़ रहा है, अभी भी लोन बाकी है फर्म का, तो अब पार्टनर्स को अपने घर से पैसे लाने पड़ेंगे
जो भी उनके लॉसेस थे उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। क्लियर, समझ गए, उसमें उनको लॉसेस बेयर करने पड़ेंगे। और अगर एसेट्स बच रहे हैं तो एसेट्स ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग एनी सम्स कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स टू मेक अप डेफिशिएंसीज ऑफ मस्ट बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग मैनर एंड ऑर्डर। तो इस ऑर्डर में फर्म की एसेट्स जो है अप्लाई की जाएगी। कौन सी ऑर्डर में? पहले तो एसेट बेच के जो पैसे आएंगे सबसे पहले क्या किया जाएगा, थर्ड पार्टी से जो लोन लेके रखा है फर्म ने वो पे कर दिए जाएंगे। और अगर पैसे बचे तो फिर क्या किया जाएगा, हर एक पार्टनर को दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू हिज कैपिटल। हो सकता है किसी का कैपिटल ज़्यादा रह गया होगा, किसी ने ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा, तो उसको पहले जिसने ज़्यादा इन्वेस्ट किया है पहले उसको दो। क्लियर, तो कैपिटल के रेशियो में देना होगा। उसके बाद में फिर भी अब जिसका ज़्यादा कैपिटल था उसको तो हमने दे दिया, तो सबका कैपिटल हमने बराबर में कर दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर दिया। तो अब फिर भी पैसे बच रहे हैं, तो अब जो है कैपिटल के पैसे सबको वापस करो। पहले तो जिसने एक्सेस कैपिटल लगाया था उसको पैसे दिए थे ना, अब तो सबका कैपिटल बराबर हो गया। अब उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो उनका कैपिटल है इक्वल देते जाओ। क्लियर, और फिर भी अगर कुछ बचा, सब कैपिटल का पैसा देने के बाद में भी अगर कुछ बचा तो अब उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, पीएसआर के रेशियो में दे दिया जाएगा बैलेंस अमाउंट। तो फर्म की एसेट्स बेच के सबसे पहले फर्म के लोन चुकता किए जाएंगे, फिर जिसका कैपिटल ज़्यादा है उसको पैसे दिए जाएंगे, फिर सबके कैपिटल के पैसे दिए जाएंगे, और फिर भी अगर पैसे बच रहे हैं तो फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपस में डिवाइड कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर आप ये पढ़ोगे तो एनालिसिस वाले पार्ट में भी वही दिया है। और लास्ट में हमारा लास्ट पॉइंट आज का, पेमेंट ऑफ फर्म डेट्स एंड ऑफ सेपरेट डेट्स। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर कोई जॉइंट डेट्स है, जॉइंट डेट्स मीन्स फर्म की डेट है, फर्म ने लोन उठा के रखा है, फर्म ने लोन उठा के रखा है, और ये सेपरेट डेट्स है पार्टनर की, पार्टनर ने लोन उठा के रखा है। जैसे से फॉर एग्जांपल ए, बी और सी तीनों पार्टनर्स है, तीनों ने एक फर्म स्टार्ट की है, और ये जो फर्म उन्होंने स्टार्ट की थी इसके लिए उन्होंने लोन लेके रखा था। और मान लो बी के ऊपर एक पर्सनल लोन भी है, बी ने एक अलग से होम लोन लेके रखा है अपने लिए। तो दोस्तों क्या कहा गया है, ये फर्म का लोन है, इसको जॉइंट लोन कहा जाता है, जॉइंट डेट, और ये सेपरेट लोन है, सेपरेट डेट, ये बी की है सिर्फ। क्लियर, बी ने अपने लिए लिया था। तो अब दोस्तों क्या कहा गया है कि फर्म की जो प्रॉपर्टी है, अब फर्म के पास जो प्रॉपर्टी पड़ी होगी इसको बेच के पहले क्या किया जाएगा, पहले फर्म का लोन चुकता किया जाएगा। क्लियर, तो पहले फर्म का लोन, फर्म की प्रॉपर्टी पहले फर्म के लोन के लिए अप्लाई की जाएगी, फिर पैसा बचा तो आपस में पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर, समझ में आया? हाँ, लेकिन अगर आप सेपरेट प्रॉपर्टी के बारे में बात करोगे, जैसे कुछ प्रॉपर्टी ए के पास होगी, कुछ प्रॉपर्टी सी के पास है, कुछ प्रॉपर्टी बी के पास है। अब यहाँ पे बी ने लोन लेके रखा है, अब मान लो यहाँ पे जो फर्म की प्रॉपर्टी थी ये बेच के आपने लोन चुकता किया, लेकिन फिर भी लोन अभी भी बाकी है, एसेट्स कम हो गई थी, एसेट्स कम हो गई थी, लोन ज़्यादा था, तो एसेट्स बेच के आपने जितना लोन चुकता कर सकते थे आपने किया, अभी भी लोन आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब पार्टनर्स को अपने घर से पैसा लाना पड़ेगा, तो बी भी अपने घर से पैसा लाएगा, तो बी की प्रॉपर्टी भी बेची जाएगी, बी की प्रॉपर्टी भी बेची जाएगी क्योंकि उसका भी पैसा इधर आएगा, ए की भी प्रॉपर्टी बेची जाएगी, उसका भी पैसा आएगा। तो ये सब अपने अपने घर से पैसे लाने वाले हैं। लेकिन आप एक बात गौर करना, बी ने लोन भी लेके रखा है, तो बी की जब आप प्रॉपर्टी बेचोगे ना, इसकी प्रॉपर्टी बेच के जो पैसा आएगा उससे पहले उसमें से सबसे पहले इसका होम लोन चुकता किया जाएगा। तो अगर आप किसी पार्टनर की सेपरेट प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो उससे जो पैसा आएगा पहले आप उसका सेपरेट डेट जो उसने उठा के रखा है वो पे कर दो, वो रीपे करने के बाद अगर पैसे बचते हैं तो फिर वो फर्म में लेके आओ। तो कहने का मतलब वो ये है कि फर्म की प्रॉपर्टी पहले कहाँ अप्लाई की जाएगी, फर्म के लोन के लिए। और मान लो फर्म का लोन ज़्यादा है तो पार्टनर्स को अपने घर से लेके आने पड़ेंगे, तो पार्टनर्स की प्रॉपर्टी बेचनी हो सकता है बेचनी पड़े, तो प्रॉपर्टी जब आप बेचोगे पार्टनर की, तो प्रॉपर्टी बेचते वक्त पहले आप क्या करोगे, उसने जो सेपरेट लोन उठा के रखा है वो आप चुकता करोगे, और एडिशनल पैसे बचे तो वो फर्म के पास लेके जाओगे। क्लियर? तो यहाँ पे दोस्तों हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो था वो ख़त्म हुआ। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में मैं LLP एक्ट शुरू करूँगा, छोटा सा एक्ट है, और क्योंकि वो कंपनीज एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट दोनों से रिलेटेड है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो वो जल्दी समझ में आ जाएगा। कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना उसकी LLP की, वो पार्टनरशिप फर्म के जैसी होती है, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी कंपनी के जैसी होती है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है वो। तो आई होप आपको वो जल्दी समझ में आ जाएगा, हम जल्दी वो टॉपिक फिनिश कर देंगे।
छोटा सा है और दोनों का कॉम्बिनेशन होने की वजह से कुछ पॉइंट इधर जो हमने देखे हैं वो हमको वहाँ पे काम में आएंगे, और कुछ पॉइंट हमने जो कंपनीज एक्ट में देखे थे वो भी हमको वहाँ पे रिपीटेशन में नजर आएंगे। क्लियर? तो मिलेंगे दोस्तों अगले एक्ट में, न्यू एक्ट में, जिसका नाम है LLP एक्ट। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।